हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में और आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो मैग्नेटिक मटेरियल को हम डिटेल में स्टडी करें उससे पहले देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, फ्यू टर्म्स वी कैन से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि जब तक वो आपको टर्म्स नहीं पता होगी आपको इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम आगे डिटेल्स में स्टडी करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, तो सबसे पहले तो समझिए मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। आपने आई डोंट नो वर्ड सुना है नहीं सुना है? सुना है ना मैग्नेटिक परमियाबिलिटी? सुना है? देखिए, यस सर। सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स एज वेल एज जेईई नीट दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी नहीं दिखेगी, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। अब मैग्नेटिक परमियाबिलिटी होता क्या है? तो देखो, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी के लिए हम यही समझते हैं कि पहली चीज तो मैग्नेटिक परमियाबिलिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू। एंड अगर हम यहाँ पे एक टर्म देखें रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, म्यू आर, तो म्यू आर अगर आप कहेंगे तो क्या होता है? देखिए, relative magnetic permeability of a material is defined as the ratio of number of magnetic field lines per unit area in that material to the number of magnetic field line per unit area that would be present if the medium were replaced by vacuum। जैसे आपको याद होगा हमने रिलेटिव परमियाबिलिटी के बारे में पढ़ा था, हम कह देते हैं एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? पढ़ा था ना? तो ऐसे यहाँ पे रिलेटिव परमियाबिलिटी है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू बाय म्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? म्यू बाय म्यू नॉट से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक परमियाबिलिटी के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है इसे लिखने का, आप चाहें तो म्यू आर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बी बाय बी नॉट भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका हो गया मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। क्या हो गया? मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ठीक है, अगर रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी पूछा जाए तो हमें म्यू आर लिख देना है, और सिर्फ मैग्नेटिक परमियाबिलिटी पूछा जाए तो आप म्यू से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पर एक और टर्म है जिससे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, आप जिस टर्म से यूज करना चाहे वो टर्म आप इसके लिए यूज कर सकते हैं, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। जैसे कि आप जानते हैं, ऑलरेडी आपने टर्म पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इसके बारे में लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। या फिर उसको आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑल्सो यू कैन से। क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दिस ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय बी। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? बी से। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी, ये किसके इक्विवेलेंट हो सकती है? हम इसे क्या कहते हैं?
हम कहेंगे इक्वल टू द फोर्स experienced by a unit positive charge moving with unit velocity in a direction perpendicular to the magnetic field. ठीक है, क्लियर है यहाँ पे ये चीज? थर्ड है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. ठीक, अब ये जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जिसे हम कहेंगे, इसे बेटा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे H से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H. तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? The degree to which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of magnetizing force or magnetizing intensity. That means कोई मटेरियल अगर है, सपोज XYZ कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर पा रही है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. सपोज मान लो कि कोई मटेरियल है, अब उस मटेरियल के ऊपर अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, तो उसकी जो इंटेंसिटी है उससे हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H से. किससे रिप्रेजेंट करेंगे? H. ठीक है, बोलो आई बात समझ में? यस सर. अब मान लो कि हमने एक कंसीडर किया है सोलिनॉइड विथ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग करंट I, एंड एक रिंग पे हमने, मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल है, उस रिंग पे हमने इसे बाउंड कर दिया. तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो आएगा, जो मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगी, वो कितनी मिलेगी? तो म्यू टाइम्स ऑफ Ni मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है n टाइम्स ऑफ I, ये जो प्रोडक्ट है इसे क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर क्या कहेंगे? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ Ni जो लिखा है. तो ये जो Ni है, दिस Ni इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय H. तो हम यहाँ लिखेंगे B इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ H. क्या लिखेंगे? B इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ H. और अगर मान लीजिए हमने ये जो सोलिनॉइड लिया हुआ है, मतलब जो टोरॉइड की मैंने बात की, अगर हमने उसे फ्री स्पेस में लिया हुआ है, तो फ्री स्पेस में अगर लिया है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H when it is placed in a free space. बोलो क्लियर है यहाँ तक? और यस ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. तो ऐसा यूनिट है, क्या बनेगा ऐसा यूनिट? बता सकता है क्या कोई? क्या बन जाएगा? देखो H इक्वल्स टू Ni है, तो H इक्वल्स टू N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट I. तो क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगा. एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगा. ये करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, तो एम्पियर मीटर इनवर्स किसका यूनिट आ गया? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. ठीक, अब यहाँ पे एक और टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आगे हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. और अब हम क्या पढ़ रहे हैं?
intensity of magnetization, intensity of magnetization, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अरे सॉरी, I से। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच अ स्पेसिमेन इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जब हम किसी सब्सटेंस को, मतलब किसी भी मटेरियल को जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हो तो वो कितना, किस लेवल तक वो मैग्नेटाइज हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उससे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज, it is defined as, it is defined as the magnetic moment, the magnetic moment per unit volume, the magnetic moment per unit volume of the material, वॉल्यूम ऑफ द, किसका मटेरियल, वॉल्यूम किसका लेना बेटा? जिस मटेरियल को रखा है उस मटेरियल का। तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग, प्लेस्ड इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू, अगर इसे मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम V। क्या लिखेंगे? I इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम V। अब मैग्नेटिक मोमेंट को हम क्या लिखते हैं? तो m इंटू लेंथ, मतलब मान लो ये हमने -m, ये +m ले लिया, और अगर हमने ये डिस्टेंस 2l लिया है तो क्या लिखेंगे? m इंटू 2l। ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या आ जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम क्या लिख सकते हैं? ये 2l से 2l जाएगा तो बचेगा m बाय a। m क्या है? m क्या है? स्मॉल m। स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करता है? पोल स्ट्रेंथ। क्या रिप्रेजेंट करता है? पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, इसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट देखो क्या आ जाएगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका? एम्पियर मीटर इनवर्स। बोलो, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये वर्ड ध्यान से सुनना। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUSCE, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई। इसको स्पेलिंग CHI होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। ठीक है, कुछ लोग कप्पा भी कहते हैं। ये ऐसा कुछ केमिस्ट्री में आता है क्या आपको? केमिस्ट्री में आता है क्या ऐसा कुछ? तो ससेप्टिबिलिटी को क्या कहेंगे? तो देखो, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज, इसे डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय मैग्नेटाइजिंग फोर्स H। ठीक है, क्या कहेंगे? susceptibility of a magnetic material is defined as the ratio of intensity of magnetization, the ratio of intensity of magnetization induced in the material to the magnetizing force applied on it।
मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो क्या होगी, इंड्यूस होती है मटेरियल के अंदर, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो उस मटेरियल पे अप्लाई किया गया होता है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, काई से। और ये जो काई है इसे हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और इसकी यूनिट क्या होती है, काई की क्या यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं है उसकी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, काई यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। बोलो, आई बात समझ में, समझ में आया? Yes. ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। किसके बीच में रिलेशन है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई, ठीक। सो नाउ द रिलेशन बिटवीन magnetic permeability and magnetic susceptibility। ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर पुट करते हो, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी हमें मिलती है H, एंड द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। The total magnetic induction B in the material is the sum of magnetic induction B naught in the vacuum produced by the magnetic intensity and the magnetic induction Bm due to magnetization of the material। तो एक चीज समझो, देखो यहाँ पर है, ये देखिए, रिलेशन बिटवीन म्यू आर, दैट मीन्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये चीज है कि जब आप किसी मटेरियल को, मान लो कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, उसे जब आप पुट करते हो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट करते हो तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लग रहा है। तो पहली चीज तो एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब एक जो है मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी नॉट हमें मिलता है इन वैक्यूम, एक तो वो है ही, प्लस एडिशनली जो मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डाली है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रही है, मतलब जिससे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी नॉट प्लस बी एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी नॉट प्लस बी एम से। अब ये जो बी नॉट है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो बी नॉट एच के इक्विवेलेंट होता है, और बी एम जो मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। किसके इक्विवेलेंट आएगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। बोलो, आई बात समझ में यहां तक? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? Yes, sir. समझ में आया हो तो ही हाँ बोलना, जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ले लिया बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एच, एंड बी एम हमने लिया जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो बी एम है ये क्या है आपका, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो म्यू नॉट को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, म्यू नॉट एच को बाहर लिया जैसे, तो क्या आएगा 1 प्लस आई बाय एच। क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई बाय एच।
और यहाँ पे देखिए जो म्यू नॉट एच है इसे आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो बी बाय म्यू नॉट एच इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाय एच। तो यहाँ पर आप देखिए कि बी बाय एच जो है, बी बाय एच क्या होता है, बी बाय एच आगे हमने पढ़ा था कहीं पर बी बाय एच के बारे में, हमने पढ़ा था ना, बी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एच। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी बाय एच होगा कि नहीं होगा? Yes, अरे sir. अभी हाल तो पढ़ा था यार। यस सर। तो बी बाय एच को हम क्या लिखेंगे, म्यू, क्या लिखेंगे, म्यू। और म्यू बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बाय एच। म्यू बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई बाय एच। तो म्यू बाय म्यू नॉट जो है आप जानते हैं कि म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम क्या लिखते हैं, म्यू बाय म्यू नॉट। क्या लिखते हैं, म्यू बाय म्यू नॉट। तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गई। आई बाय एच मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो आई बाय एच जो है उसे हम क्या लिखेंगे, काई, क्या लिखते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में एक रिलेशन बन गया जिससे हम लिख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। क्या लिख सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कुछ बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा 1 प्लस काई, एक मिनट, 1 प्लस काई एम, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयन इज 5500, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कितने दी गई है, 5500 गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी, तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, म्यू आर equals to 1 1 प्लस 1 plus x काई एम। तो हमें निकालना क्या है, काई। I. तो काई एम इज इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। तो म्यू आर का वैल्यू कितना है, 5500 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये, कितना आ गया भाई, 5499. 99। और इसका यूनिट क्या आएगा, No unit. यूनिटलेस है ये। क्या है ये, Unitless. यूनिटलेस है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ये जो था ये सारी नई टर्म्स थी जो हमें पढ़नी थी। बोलो पढ़ लिया यहाँ तक, कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. नो कोई सर। दिक्कत है किसी को? ठीक, अब समझिए कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है, तो magnetic properties are the intrinsic property of every material and it is generated due to mutual interaction between the applied magnetic field and orbital motion of electrons. किसकी वजह से मिलती है, applied magnetic field and orbital motion of electron. एक चीज और समझो कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद भी तो स्पिन कर रहा होता है, तो उसकी वजह से भी मिल सकती है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको एक्चुअली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये 3 सब्सटेंसेस में हमने उसे डिवाइड कर दिया। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर देयर। अब जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, समझिए कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस इन विच द इंडिविजुअल एटम, आप चाहो लिख सकते हो इंडिविजुअल एटम, molecules, or you can say ions, ठीक है, they do not possess any net magnetic moment on their own, मतलब उनका खुद का कोई net magnetic moment नहीं होता है, they don't have their net magnetic moment. When such substances are placed in an external magnetic field,
they get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetizing field. क्या होगा? They get feebly magnetized, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ. They get feebly magnetized in a direction opposite to the magnetizing field. बोलो, आई बात समझ में? देखो, induced magnetic moment oppose the original field. ठीक है, अब समझिए. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के. एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, जिंक, क्वार्ट्ज, वाटर, अल्कोहल, मर्क्यूरी, एयर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. ठीक है, ऑल इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन. तो ये जो सारे हैं एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस ऑल आर डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. मैंने सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे, सारे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, बट दिस ऑल आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. क्लियर है बेटा? अच्छा, अब एक चीज समझो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में. We are talking about डायमैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आप समझिए कि जब आप उसे सस्पेंड करते हैं, मान लीजिए when suspended in a uniform magnetic field, they set their longest axis in the right angle to the direction of the field. For example, जैसे यहाँ पर मैं आपको लेके बताता हूँ कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है. ठीक, और यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने एक लटका दिया, क्या मैग्नेट, क्या लटका दिया? एक मैग्नेट. तो ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो शॉर्ट एक्सिस है, देखो एक तो ये एक्सिस आई, इसकी लॉन्ग एक्सिस है ये. ठीक है, जैसे सपोज ये मैग्नेट है बेटा, तो इस मैग्नेट में एक ये लॉन्ग एक्सिस होती है और एक शॉर्ट एक्सिस होती है. तो यहाँ पर होता क्या है कि जो शॉर्ट एक्सिस है, ये शॉर्ट एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होती है? परपेंडिकुलर होती है. कैसी होती है? परपेंडिकुलर. बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, कि आप जब इसे फ्रीली रिलीज करेंगे, व्हेन यू रिलीज इट फ्रीली, सस्पेंड कर देंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये अलाइन हो जाती है. कैसे? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलोंग द शॉर्ट एक्सिस. उसकी जो शॉर्ट एक्सिस है वो उसके अलाउंग हो जाएगी. ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है वो क्या होगी? उसके राइट एंगल. अब राइट एंगल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, इसको जैसे ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, अब राइट एंगल मतलब ये मान लेने का हमको कुछ इस तरीके से. ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा मैग्नेट है. ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, Yes, sir. सो लिख सकते हैं दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस perpendicular to the direction of the field.
ठीक है, अब मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा, देखो बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ अब एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, लिखने में बहुत टाइम जाएगा अदरवाइज। ठीक है, सेकंड समझिए, सेकंड ये है बेटा कि व्हेन वी प्लेस इट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the substances have a tendency to move from stronger part of the field to the weaker part. कहां से कहा जाता है? stronger part of the field to weaker part. ठीक है, सपोज मान लो मैं यहां पर ये मैंने यहां पर ले लेता हूं मैग्नेट्स, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। ठीक, और एक दूसरा कंडीशन यहाँ ले लेता हूँ, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर हमने मटेरियल लिक्विड फॉर्म में मटेरियल फिल किया हुआ है। तो क्या होगा, इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये ऐसे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि आप देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स व्हेन वी प्लेस इट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the substance have a tendency to move from stronger part of the field to the weaker part. ठीक है, कहां से कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट। दूसरी एक और चीज है इसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के अंदर, कि जब हम इसके अंदर, सपोज मैंने एक ऐसी यूट्यूब ली हुई है और इसी यूट्यूब के अंदर हमने कोई मटेरियल फिल किया हुआ है, ठीक है, तो जो मटेरियल फिल किया होता है और इस पे आप जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे जा रही होती है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो सब्सटेंस फिल किया होता है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से वीकर पार्ट की तरफ मूव करता है, तो उसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इसमें मतलब जो लिक्विड फिल किया होगा, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होगा, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो हम इसे ये कहते हैं, the level of a diamagnetic liquid in YouTube is depressed in the limb which is between the poles of a strong magnet. It confirms movement of diamagnetics from stronger part of the field to the weaker part. This property implies that whereas a magnet attracts metals like iron, it would repel a diamagnetic substance like copper. यहाँ पर क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। बोलो आई बात समझ में? अगर अट्रैक्ट कर रहा होता तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन रिपेल कर रहा है इसलिए कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी डायमैग्नेटिक मटेरियल की हमें समझ में आ गई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? दूसरी चीज कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसे हम कहते हैं म्यू आर, तो म्यू आर को हम लिखते हैं बी बाय बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर बी जो है वो लेस देन क्या होगा, बी नॉट, बी इज लेस देन बी नॉट।
अगर B इज लेस देन B नॉट है तो म्यू आर क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। क्या होगा, हमेशा रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होगी, लेस देन 1। और अगर हम काई की बात करें तो जैसे हम जानते हैं म्यू आर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 1 प्लस काई, क्या लिखते हैं 1 प्लस काई। तो इफ म्यू आर इज लेस देन 1, अगर म्यू आर 1 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, जो काई हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, इफ म्यू आर इज लेस देन 1 तो काई हमें क्या मिलेगा, इट विल बी नेगेटिव। काई की वैल्यू क्या ऐसी होगी, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। बोलो यहां तक क्लियर है। यस सर। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट है अब मैं जो बताने वाला हूं, ठीक है, बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल केस आता है यहाँ पर। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक्स डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। ससेप्टिबिलिटी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, छोड़ना। ससेप्टिबिलिटी तो काई, तो ससेप्टिबिलिटी डज नॉट चेंज with टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट फॉर एक्सेप्शन वी हैव वन थिंग, and that is bismuth at low temperature is an exception to this properties। कौन सा है, बिस्मथ। ये याद रखना, गलती से आपसे पूछा गया कि बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल और उसमें अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा, ससेप्टिबिलिटी उसकी चेंज होगी या नहीं होगी। तो आप ये मत लिख के आ जाना कि नहीं होगी, बिस्मथ इज अ एक्सेप्शन। तो बिस्मथ एट लो टेम्परेचर, bismuth at low temperature is an exception to this general properties, exception to this general property। बोलो आई बात समझ में। तो ये हो गया बेटा आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में डिटेल्स। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि इस तरीके का उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्पिन कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर अनकपल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि the paramagnetic substances are those in which individual atom, molecule or ion has net non-zero magnetic moment। क्या होता है, net non-zero magnetic moment of its own। नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक, इसका मतलब नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो when such substances are placed in an external magnetic field, they get feebly magnetized। यहाँ पर ये क्या होगा, they get feebly magnetized in the direction of magnetizing field। डायमैग्नेटिक में क्या हो रहा था, ऑपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड था। क्या था, ऑपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरामैग्नेटिक के अंदर फीबली मैग्नेटाइज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, हो रहा है मैग्नेटाइज बट
थोड़ा बहुत हो रहा है, एंड यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जबकि डायमैग्नेटिक के अंदर क्या था कि वो फील्ड मैग्नेटाइज हो रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था उसका। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो वो कुछ ऐसा होता है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसमें हम जो कहते हैं कि H मान लो जो लग रहा है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि इसके जो डायपोल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड उस पर एक्ट करती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि दे अलाइन देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या करते हैं, दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक। अब यहाँ पर डायमैग्नेटिक से थोड़ा सा उल्टा प्रॉपर्टी रहता है। देखो यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं वो देखिए। जैसे डायमैग्नेटिक के अंदर हम क्या कहते थे कि जो मैग्नेट था, उस मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ पर हम जो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते तो उसकी शॉर्ट एक्सिस क्या होती थी, अलाइन होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उसकी लॉन्ग एक्सिस अलाइन होगी। कौन सी एक्सिस अलाइन होगी, अब लॉन्ग एक्सिस उसकी अलाइन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरीके से देखिए, ये मान लो मैग्नेट लिया हमने, तो उसकी जो लॉन्ग एक्सिस है वही लॉन्ग एक्सिस उस पे अलाइन हो जाती है। ठीक है। दूसरा, ये एक और प्रॉपर्टी समझिए, एक ये प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता था कि वो they tend to move from weaker part, they tend to move, उसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग टू वीकर की तरफ जा रहा था, राइट? क्या टेंडेंसी थी उसमें? Strong to weak. स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द वीकर पार्ट की तरफ जाता था, राइट? और पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या है कि वो वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ जाएगा। टेंड टू मूव फ्रॉम, और होना भी यही चाहिए, वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट। ठीक है। सो यहां पर क्या होगा, दे टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट। बोलो यहां तक क्लियर है? हेलो? Yes, sir. हाँ। नाउ तीसरी चीज समझिए, जैसे हमने उसके अंदर क्या किया था, यूट्यूब के अंदर फिल किया था डायमैग्नेटिक लिक्विड को, वैसे जब हम यहाँ पे पैरामैग्नेटिक लिक्विड को फिल करेंगे तो यहाँ पर लिक्विड लेवल क्या होगा, राइज होगा। लाइक अगर ये हमने यूट्यूब लिया है, सपोज ये हमने यूट्यूब लिया और उसके अंदर हमने ये फिल किया है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और ये है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल लगा देते हैं, तो यहाँ पर जब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी तो ये क्या करेगा, इसका लेवल क्या करेगा, लेवल राइज करेगा, बिकॉज ये कहां से कहां जा रहा है, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जा रहा है, राइट? तो जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी की तरफ तो ये मूव करेगा। यस और नो? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. दूसरी चीज समझो, वो ये कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यहां पर क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू लिखते हैं बी बाय बी नॉट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि B इज ग्रेटर देन बी नॉट है, जबकि लास्ट केस में डायमैग्नेटिक वाले में क्या था, B इज लेस देन बी नॉट था, और यहाँ पर B इज ग्रेटर देन बी नॉट है, क्योंकि वहां पर वो अपोज कर रहा था और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, राइट? तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 आएगा। यस और नो? तो यहां से एक चीज Yes, और sir. समझिए कि हम लिखते हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। क्या लिखते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। अगर म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब काई भी क्या हो जाना चाहिए,
पॉजिटिव, पॉजिटिव। काई क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसके लिए हम लिखते हैं 1/T, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब कि दे लूज द मैग्नेटिक कैरेक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। और एग्जाम्पल है इसके एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लिथियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, टंगस्टन, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर क्लोराइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, वो आप बुक में भी देख सकते हो। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है बेटा फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा, तो समझिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, देखो पहला डाया था वो अपोज कर रहा था, फिर पैरा आया, पैरा फीबली मैग्नेटाइज हुआ। अब फेरो जो मैग्नेटिक है वो बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। तो इट गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, मतलब पैरामैग्नेटिक से भी ज्यादा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आप सभी जानते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक, अब एक चीज समझो, they get strongly attracted to a magnet, they get strongly attracted to magnets। होगा ही भाई, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, दूसरा इसमें भी वही कंडीशन आएगी, दैट काई ससेप्टिबिलिटी जो है और मैग्नेटिक रिलेटिव पर मैं इसकी बात कर लेते हैं, म्यू आर की और काई की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे आप जानते हैं कि वहां पर म्यू आर जो था वो बी इज ग्रेटर देन बी नॉट था, तो डेफिनेटली यहाँ तो और ज्यादा बड़ा होगा। तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज तो काफी हाई होती है पैरामैग्नेटिक कंपैरिजन में भी। ये होती है 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ तक। कितनी रेंज होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की रेंज क्या है, 10⁻³ से लेके 10⁻⁵ तक। जबकि काई की अगर हम बात करें तो काई हमें कैसा मिलेगा, तो ये भी हमें लार्ज मिलेगा। यस और नो, काई भी तो लार्ज ही मिलेगा। जब आपके ये म्यू आर इज ग्रेटर है तो डेफिनेटली काई भी ज्यादा ही मिलने वाला है आपको। समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes. Yes, यस सर। हाँ। फिर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो तो यहाँ भी वही रहेगा कि विद द राइज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज समझिए जो इंपॉर्टेंट है, अब ये समझने वाली बात है, क्या कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एक टेम्परेचर पे आने के बाद में वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक में। लेकिन कब, एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद में। तो वो जो टेम्परेचर है उसे हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है,
और अगर मैं क्यूरी टेम्परेचर की बात करूं तो फॉर आयन के लिए अगर हम देखें तो क्यूरी टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1000 केल्विन। फॉर आयन टेम्परेचर इज 1000 केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर के जाने के बाद जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक में। बोलो यहां तक समझ में आया? Paramount. अब देखो नेक्स्ट Yes, sir. है क्यूरी लॉ। जिस क्यूरी टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं ना, अब वही हम पढ़ रहे हैं, क्यूरी लॉ। तो भाई क्यूरी लॉ में क्या होता है? देखो अच्छा, एक और चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देख लेते हैं कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो डोमेन्स हैं ये एक्चुअली इस तरीके के सेपरेटेड होते हैं। देखो ये कुछ इस तरीके का होता है। अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, उसमें डोमेन्स कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, मतलब खुद का अपना एक अलग अलग जोन बना हुआ होता है इनका। ये फेरोमैग्नेटिक की बात है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये सारे क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज होते हैं और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये हम पढ़ रहे हैं क्यूरी लॉ। क्या स्टडी कर रहे हैं? क्यूरी लॉ। तो देखिए क्यूरी लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जैसे आप जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द बी। यस और नो? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन and intensity of magnetization is inversely proportional to the temperature T. Yes or no? अब आप एक चीज और जानते हैं कि B is also proportional to H. B is also proportional to H. इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि भाई B is proportional to H है तो I is proportional to क्या हो जाएगा? I is proportional to क्या लिख सकते हैं? इसे यहां रखो, देखो I is proportional to B by T अगर मैं लिखूंगा तो I is proportional to, क्या मैं H by T लिख सकता हूं? यस और नो? Yes, sir. तो I is Yes. proportional to H by T अगर मैं लिख रहा हूं तो I by H होता क्या है? ये होता है काई। I by H क्या हो जाएगा? काई। यस और नो? Yes, sir. तो I by H जब काई होता है तो यहां पर देखो I by H is proportional to 1 by T। ठीक है, तो I by H क्या होता है? काई। तो मैं लिख सकता हूं that काई is proportional to 1 by T। लिख सकते हैं। और जब आप ये प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस करेंगे तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं C by T। क्या लिख सकते हैं? C by T। अब ये जो C है, ये C क्या है बेटा? दिस इज योर क्यूरी कांस्टेंट। C क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes. Yes, sir. अब जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम ये लिखते हैं काई इज इक्वल्स टू the susceptibility of ferromagnetic above the Curie temperature. The susceptibility of ferromagnetic substances above the Curie temperature. That means in the paramagnetic phase, जब वो convert होने वाला है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? C by T minus TC. किसके लिए है ये? फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट होता है? पैरामैग्नेटिक में। उसके लिए क्या लिखते हैं? काई इज इक्वल्स टू C by T minus TC। बोलो आई बात समझ में यहां तक? अरे भाई समझ में आया? Yes, हेलो, sir. यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट है बेटा यहां तक?
ठीक है। अब इसके बाद में है हिस्टेरिसिस कर्व। ये देखिए, पहली चीज तो ये जो हिस्टेरिसिस कर्व जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही बनता है। ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। किसके लिए बनता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ही बनता है, पहली चीज। और यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किस किस के बीच में बना हुआ है? तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्टेरिसिस कर्व जो है, जिसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I, ठीक है, of a ferromagnetic material with magnetizing force, magnetic intensity H। तो ये है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H, और यहां पर हमने V, ठीक है, या फिर आप I ले सकते हो। देखो ये रहा, ये H और ये I और B, इसके बीच में ये कर्व बनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने यहां से शुरुआत की 0 से। कहां से शुरुआत की? 0 से। तो इस टाइम पे आप देखो कि सबसे पहले इनिशियली जो मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टेरिसिस कर्व, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। Suppose the material is unmagnetized initially, that means magnetic field B is 0 and H is also 0. This state is represented as O here. मैंने यहाँ पे O से represent किया है, ठीक। We place the material in a solenoid and increase the current through the solenoid gradually. तो जब आप करंट इंक्रीज करते हैं तो क्या मिलेगा? द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज होगा, मतलब ये H है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से क्या होगा? द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B इन द मटेरियल इंक्रीजेस। अब देखो, जैसे जैसे आपने ये H को इंक्रीज किया, क्या ऐसे ऐसे ग्राफ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ? ये देखो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, और एक पॉइंट आया B जहां पे जाके वो ग्राफ क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है, और इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, इससे आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है बेटा यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. तो इसे, ये जो O से स्टार्ट किया और B तक पहुंचे, तो ये B पे आपका सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया? B पे आपका सैचुरेशन, ठीक है। तो जब सैचुरेशन आ गया, इस पॉइंट पे सैचुरेशन आ गया, अब इसमें आप चाहे कितना भी H बढ़ाते जाओ, कोई फायदा होने वाला है क्या? कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा भाई। आप H बढ़ाते जाओ, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, वो उससे आगे बढ़ने वाला है नहीं। सो देयर इज नो यूज ऑफ इंक्रीजिंग करंट इन द सोलेनॉइड, ठीक है, इस लिमिट के बाद में। सो हमने क्या किया? हमने करंट को डिक्रीज करना शुरू किया, और जब हमने डिक्रीज करना शुरू किया तो ये जो H था, देखिए ये जो H है, हमने डिक्रीज करना शुरू किया, तो डिक्रीज किया तो आप देखिए H की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 हो गई। पॉइंट C पे H की वैल्यू क्या हो गई? क्या हो रही है भाई? H की वैल्यू 0 हो गई, 0. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड Not e- नॉट 0। magnetic field is not 0. That means some magnetism is left in the specimen. कुछ ना कुछ magnetism उसके अंदर रह गया। Now the value of magnetic induction B left in the specimen when the magnetizing force is reduced to 0 is called retentivity. क्या कहते हैं इसे? रिटेंटिविटी कहते हैं। जो मैग्नेटिज्म उसके अंदर बच गया ना बेटा, हमने H तो 0 कर दिया लेकिन B 0 नहीं हुआ, दैट मींस उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म बच गया। जब सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म उसमें रह जाता है तो हम उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। हम उसे या तो रिटेंटिविटी कहते हैं या फिर उसे हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं?
रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म। बोलो आई बात समझ में? हाँ भाई समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे पहुंच गए। अब हम और ज्यादा उसे नेगेटिव कर रहे हैं, किसको? एच को। ठीक है, तो हमने क्या किया कि करंट को जो है हमने रिवर्स किया। द करंट इन द सॉलिनॉइड इज रिवर्स एंड इंक्रीज्ड स्लोली। अब यहां से आप देखो हमने क्या किया, रिवर्स किया है। यहां से आप देखो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये एच जो है वो तो नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पर करंट को जो है हमने क्या किया, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड एंड इंक्रीज्ड स्लोली। स्लोली हमने क्या किया, उसको इंक्रीज करना शुरू किया। So certain domains are flipped until the magnetic field induction B inside is reduced to 0. और यहां पर हमें ये कर्व मिल गया। ये जीरो करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा? OC। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ा? OC इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो एक मिनट, जब हमने फोर्स कितना अप्लाई किया? OC। तो आप देखो ये C से D, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये C पॉइंट से D पॉइंट, तो क्या CD वाला एक पार्ट ऐसा है, मतलब D पे आप देख सकते हो कि क्या जीरो हो रहा है? क्या D पॉइंट पे आप देख पा रहे हो B की वैल्यू जीरो हो रही है या नहीं हो रही? हो हो रही रही है है। ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टू रिड्यूस द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और रिटेंटिविटी टू जीरो, we have to apply a magnetizing force OC। हमने क्या मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया? OC। ठीक है, we have to apply magnetizing force OC in the opposite direction, and this value of magnetizing force is called coercivity of the material। क्या कहेंगे इसे? value of magnetizing force ये जो OC लिया है हमने वो is called coercivity of the material। बोलो आई बात समझ में? ये देखो ठीक है, हमने पढ़ा ना अभी रेसिडुअल और रिटेंटिविटी के बारे में। नाउ यहां तक क्लियर है? किसी को भी दिक्कत है तो बताओ पहले। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है ना, as the reverse current in the solenoid is increased in magnitude, we once again obtain saturation। अब अगेन हम लोग यहाँ saturation पे आ गए। ठीक है, and in the reverse direction their variation is represented by the curve DE। ये जो वेरिएशन आया वो कर्व किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? DE से। Now the solenoid current is reduced तो हमें कौन सा कर्व मिलेगा? EF। भाई पहले हमने कहां से शुरू किया? जीरो से स्टार्ट किया, हमने बढ़ाया, सैचुरेशन पहुंचे,
फिर हमने क्या किया, उसको जीरो किया, जीरो करने के बाद क्या हुआ, करंट नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन करके हमने स्लोली स्लोली बढ़ाना शुरू किया, फिर हमें सैचुरेशन मिल गया, अब फिर से हमने क्या किया, उसको जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट पे आके जीरो मिल जाएगा हमको, करंट क्या मिल जाएगा, मतलब एच जो है वो क्या मिलेगा हमको, जीरो मिलेगा कि नहीं, अरे भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, यस सर। Yes. ठीक है। और उसके बाद में आप उसको और बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमको ये कर्व मिल जाएगा एफ बी। कौन सा कर्व मिल जाएगा, एफ बी। तो ये जो साइकिल है वो इसी तरीके से क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। और इसे हम क्या कहते हैं, द फिनोमिनन ऑफ लैगिंग ऑफ आई और बी बिहाइंड एच। मतलब जो करंट या फिर हम इसे सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है, if it lags behind the edge when a specific magnetic material is subjected to a cycle of magnetization is called hysteresis. इसमें मेन आपको समझना ये है कि यहां से हमने करंट अप्लाई करना शुरू किया, इंक्रीज किया, सैचुरेशन आया, फिर हमने उसे जीरो किया, उसके बाद हमने रिवर्स करके हमने उसको वापस से इंक्रीज करना शुरू किया। तो सीडी जो कर्व है जहां पर हमें ये आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए जो फोर्स अप्लाई करना है वो फोर्स कौन सा है, ओसी। उसके बाद फिर हम उसे नेगेटिव रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज करते गए मैग्नीट्यूड को, धीरे धीरे हमें डी पॉइंट मिला, उसके बाद हमने उसको फिर से जीरो करते गए रिवर्स डायरेक्शन के अंदर, एंड अगेन वी रीचेस टू पॉइंट डी। ठीक है, और इस तरीके से ये जो साइकिल है ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। बोलो आई बात समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। यस सर। भाई पढ़ोगे ना एक बार तब आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए क्या कहते हैं, एरिया बाउंड बाय द हिस्टेरिसिस लूप। जो लूप में जो एरिया आया दैट इज योर एनर्जी लॉस, से हमें उसका पता चलेगा, ठीक है। तो V इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सैंपल, A क्या है, एरिया ऑफ BH लूप, N इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड T आपका टाइम। तो यहां से VANT, इससे हमें क्या मिल जाएगा, एनर्जी। क्या मिल जाएगा, एनर्जी, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी बेसिकली, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। यहां तक समझ में आया, Yes, sir. ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, लूप के बेसिस पे आपको करना होता है, मतलब जो भी लूप बन रहा होता है वो, वैसे ये सब थोड़ा सा कम पूछा जाता है। मेन जो हिस्टेरिसिस जो कर्व हम बनाते हैं, मेन वहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी के बेसिस पे, ठीक है। देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जल्दी जल्दी होता है, मतलब सॉफ्ट आयन जितनी जल्दी मैग्नेटाइज होगा उतनी ही जल्दी वो डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, जबकि स्टील को मैग्नेटाइज करने में भी टाइम लगता है और डीमैग्नेटाइज करने में भी टाइम लगता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो, लेस रिटेंटिविटी इसकी जो रिटेंटिविटी होती है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, रिटेंटिविटी जो है, रिटेंटिविटी इज ग्रेटर, इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, एंड सॉफ्ट आयन कोर के सॉरी कोर्सिविटी जो होती है वो लेस होती है। रिटेंटिविटी इज ग्रेटर एंड कोर्सिविटी जो होती है वो लेस होती है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्टील के अंदर क्या होता होगा कि रिटेंटिविटी जो है वो क्या होगी, Less. रिटेंटिविटी इज लेस एंड कोर्सिविटी इज, कोर्सिविटी क्या होती होगी,
कोर्सिविटी क्या होती होगी बेटा? ग्रेटर। यस और नो? बोलो, यहां तक समझ में आया? हेलो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सॉफ्ट आयन की हाई है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हाई है, जबकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी लो है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो लो फॉर द स्टील। बोलो, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. पक्का? यहां तक समझ में आया? हाँ सर। ठीक। सॉफ्ट आयन का यूज कहाँ होता है? डायनामो में, ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेप में, रिकॉर्डर में। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट आयन का यूज होता है। जबकि स्टील का यूज कहाँ होता है? टू मेक परमानेंट मैग्नेट, टू मेक परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, इसमें एनर्जी लॉस कम होता है और स्टील के अंदर एनर्जी लॉस हाई होता है। बोलो, आई बात समझ में? बेटा समझ में आया? Yes, sir. पक्का क्लियर है अभी तक जो पढ़ा है वो सब कुछ? Yes, sir. ग्रेट।